दोस्तों, कॉस्ट मैनेजमेंट की हमारी सीरीज में पिछले 5 वीडियोस में हमने कॉस्ट मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की और 2 केस स्टडी के प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किए। तो कॉस्ट, प्रॉफिट और प्राइस के रिलेशन को हम समझ चुके हैं। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड, ये सब क्या चीज़ें होती हैं हम समझ चुके हैं। फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होने से ऑपरेटिंग लेवरेज पे क्या असर पड़ता है, ब्रेक इवन प्रोडक्ट क्वांटिटी पे क्या असर पड़ता है, ये सब चीज़ें आप समझ चुके हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज किस चीज़ को डिनोट करता है, ये आप समझ चुके हैं। तो आज आइए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, एबीसी कॉस्टिंग। एबीसी का फुल फॉर्म है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और ये किस लिए यूज़ होती है? ये ओवरहेड को एलोकेट करने में यूज़ होती है। ओवरहेड क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो हमने लास्ट वीडियोस में हमने समझा था कि कॉस्ट को जो है हम डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है ना। चाहे मैं सिंपल चाय पॉइंट हूँ और चाय बना रहा हूँ, या कोई स्नैक्स बना रहा हूँ, या फिर जो है मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, मैं कोई पंप बनाता हूँ, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाता हूँ, या इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ, कोई भी चीज़ मैं काम करता हूँ, कुछ जो प्रोडक्ट्स मैं बनाता हूँ उसमें डायरेक्टली कितना मटेरियल या लेबर लगा वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होता है, तो वो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो, जैसा हमने इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार, कि वो जो है स्प्रेड अक्रॉस प्रोडक्ट्स होता है, तो इसलिए आप उसको किसी प्रोडक्ट के साथ इंडिविजुअली आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसे हम कॉस्टिंग करते हैं? क्योंकि वो तो एक्चुअल कॉस्ट है, मेरा ओवरहेड जो है वो छोटा मोटा कॉस्ट होता नहीं है। तो उसके लिए हम जो है एक POHR, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट कैलकुलेट करते हैं, और उसके बेसिस पे जो है हम हर एक प्रोडक्ट में वो ओवरहेड पर यूनिट ऐड कर देते हैं, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऐड कर देते हैं। तो ये ओवरहेड रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? मेरा टोटल ओवरहेड कॉस्ट मान लीजिए 10 करोड़ है ना, और लेटेस्ट से कि हम ओवरहेड को जो है किस बेसिस पे लोकेट कर रहे हैं कि मैंने टोटल कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की। तो मान लीजिए मैंने 10,000 ऑटो कंपोनेंट है ना, गियर बॉक्सेस मैंने 10,000 प्रोड्यूस किए इस साल, और मेरा टोटल ओवरहेड है मान लीजिए 10 करोड़। तो मेरा ओवरहेड पर गियर बॉक्स कितना हो जाएगा? 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 10,000। तो ये तो एक मेट्रिक हुआ, मतलब ये एक बेसिस हुआ। इसके अलावा टोटल मेरा कितना मशीन आवर लगा पूरे साल में या पूरे मंथ में, जो भी मेरा टाइम पीरियड है अकाउंटिंग का, तो पूरे उस पूरे पीरियड में मेरा कितना टोटल मशीन आवर कंज्यूम हुआ, या मेरा कितना टोटल डायरेक्ट लेबर कंज्यूम हुआ। तो इन बेसिस पे भी ओवरहेड रेट को एलोकेट किया जाता है। वो कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि क्या अप्रोप्रिएट मेट्रिक है। तो अब ये सही क्यों नहीं है? ये सही इसलिए नहीं है कि ये मेरी प्रोडक्ट की सही कॉस्टिंग नहीं बताता है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट जो है वो सेम ओवरहेड यूनिफॉर्म रेट से कंज्यूम नहीं करते हैं। सबका ओवरहेड कॉस्ट सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट जो है उसको डिज़ाइन करने में ज़्यादा समय लगता है। किसी प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीन सेटअप होती है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो ओवरहेड को एक अगर हम यूनिफॉर्म रेट से अगर हम करेंगे एलोकेट, तो वो मेरी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग का गलत इंडिकेशन होगा। और अगर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग गलत होगी तो आपको पता है कि प्राइसिंग जो है वो कॉस्टिंग के बेसिस पे आती है, तो मेरी प्राइसिंग गलत होगी, और प्राइसिंग गलत होगी तो मार्केट में जो है मेरे प्रोडक्ट की सेल अफेक्ट होगी, और उससे मेरा फिर पूरा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अफेक्ट होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब आइए एक प्रॉब्लम के थ्रू इसको समझते हैं। एक स्टडी है कि साबू स्टील इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स वॉल्व्स ऑफ टाइप A एंड B। कस्टमर पिंकी ने एक रिसेंट ऑर्डर दिया जिसमें 4,000 वॉल्व A के लिए ऑर्डर था और 2,500 क्वांटिटी का ऑर्डर था वॉल्व B के लिए। द कॉस्ट डेटा फॉर पिंकीज ऑर्डर इज गिवन हियर। तो ये जो है ऑपरेशन अकाउंट्स के लोगों ने ये डेटा कलेक्ट कर लिया है पिंकी के ऑर्डर के लिए। तो वॉल्व A में जो है जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगी, ये पिंकी के ऑर्डर का ही डेटा है ना। ओवरऑल कंपनी का डेटा तो अभी नीचे दिया है। तो पिंकी के ऑर्डर में वॉल्व A में 30 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल कॉस्ट लगा है, वॉल्व B में 25 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल कॉस्ट लगा है। डायरेक्ट लेबर वॉल्व A के लिए 48 आवर्स है, वॉल्व B के लिए 24 आवर्स है। डिज़ाइन टाइम वॉल्व A के लिए 12 आवर्स है, वॉल्व B के लिए 30 आवर्स है।
मशीन रन टाइम वॉल्व ए के लिए 30 आवर्स है, वॉल्व बी के लिए 25 आवर्स है। प्रोडक्शन सेटअप टाइम वॉल्व ए के लिए 4 आवर्स है, वॉल्व बी के लिए 8 आवर्स है। अब केवल इस डेटा को देख करके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप देखिए कि हालांकि डिज़ाइन तो आप एक बार करेंगे, है ना, वॉल्व बी की डिज़ाइन आप एक बार करेंगे और फिर नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस करेंगे, तो इसका क्वांटिटी से रिलेशन नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेशन है। तो चूंकि आप देखिए वॉल बी के डिज़ाइन में काफ़ी टाइम लगा है, इसका मतलब है कि वॉल बी जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। फिर आप देखिए कि प्रोडक्शन सेटअप टाइम जो वॉल ए में 4 आवर्स लगे हैं और वॉल बी में ज़्यादा लगे हैं, और क्वांटिटी वॉल बी की कम है, लेकिन प्रोडक्शन सेटअप टाइम जो है वॉल बी में ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये डेटा देख के हमको थोड़ा सा इंडिकेशन मिल गया कि वॉल बी जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर साबू स्टील दिस ईयर इज 7.5 करोड़, 750 लाख है, और टोटल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व दिस ईयर इज 4000 आवर्स। तो ये टोटल ओवरहेड कॉस्ट है, मतलब एक साल में जो है साबू स्टील के पास ऐसे 10-15 ऑर्डर आए होंगे, है ना, तो उसमें से ये पिंकी का 1 ऑर्डर था, तो उस 1 ऑर्डर का ये सारा डेटा दिया हुआ था कि डिज़ाइन टाइम और रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेकिन टोटल पूरे साल भर का साबू स्टील का ओवरहेड है 7.5 करोड़, और टोटल डायरेक्ट लेबर जो इस साल लगी है वो 4000 आवर्स है। डायरेक्ट लेबर का रेट भी दिया हुआ है 1500 रुपीज़ पर आवर। ठीक है, अब आगे प्रॉब्लम क्या बोलता है कि वॉल ए इज सोल्ड एट 1200 रुपीज़ पर यूनिट एंड वॉल बी इज सोल्ड एट 1400 रुपीज़ पर यूनिट। नाउ जो सेल्स पीपल जो हैं, जो हमारे जो कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनको ये लगता है कि वॉल्व बी ओवर प्राइस्ड है और वॉल्व ए अंडर प्राइस्ड है। ठीक है, अच्छा, और क्या चीज़ है कि एक और डेटा है जो मार्केटिंग एंड सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कलेक्ट किया कि साबू स्टील का वॉल्व ए में मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है मार्केट में, लेकिन मार्केट में वॉल्व ए के बाकी सप्लायर्स भी हैं, तो कंपटीशन भी है मार्केट में वॉल्व ए के लिए। वॉल्व बी में बहुत कम सप्लायर्स हैं, तो कंपटीशन वॉल्व बी में काफ़ी कम है, लेकिन सेल्स वाले लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम वॉल्व बी की प्राइस थोड़ा कम करें तो इसकी सेल ज़्यादा होगी, और वॉल्व ए के लिए उनको लगता है कि हमारा मार्केट शेयर अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट की अच्छी पकड़ है मार्केट में, तो इसकी हम प्राइस थोड़ी और बढ़ा सकते हैं, फिर भी सेल्स पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, और हम अपना मार्जिन, हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम आई है मैनेजमेंट के पास, साबू स्टील के पास, कि ये दोनों प्रोडक्ट की प्राइसिंग पे आप सर डिसीजन लीजिए, है ना। उनके जो टॉप मैनेजमेंट है, सीईओ हैं, उनकी टीम है, उनके पास ये प्रॉब्लम आई है, तो आप, अब हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप स्किल साधना से जुड़े हुए हैं, आप हमारे वीडियोस देखते हैं, तो आप जो है, आप जो भी अपने आप को समझो, एज स्टूडेंट समझो, एज अ कलीग, एज अ फ्रेंड, एज अ स्किल साधना के, मैं तो ये भी कहूँगा स्किल साधना के अलमनाई, तो आप अगर स्किल साधना से जुड़े हैं तो मैं डेफिनेटली मानूंगा कि आप एक सिंसियर, हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट पर्सन है। आप किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, नई नई चीज़ें आपको लर्न करने का शौक़ है, आप जो है जो भी काम करते हैं उसमें आप चाहते हैं कि मैं एक काफ़ी क्वालिटी आउटपुट दूं। तो दोस्तों इसीलिए जो है साबू स्टील ने आपको अपॉइंट किया हुआ है एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम अगले वीडियो में जब आएंगे तो फिर जो है हम मिल करके एज अ टीम, स्किल साधना की टीम से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे करना है इसको। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।